नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। अगर फिर से आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज का एमसीक्यू हम स्टार्ट करें, उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि दोस्तों कि यदि अब तक आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। और यदि तक अभी तक आपने साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके अलावा ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। आज का एमसीक्यू मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आपको बताना चाहता हूं कि सीटेट, ठीक है, जिसका एग्जाम होने वाला है 8 फरवरी को, बिल्कुल पेपर 1 की क्लासेस चल रही है, तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं बात करूं एज के बारे में, आपके सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की उम्र के बारे में बात करूं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट होता है आपका 65 साल और हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का उम्र होता है 62 साल। यहाँ पर बोला है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। मैंने बताया भी था उच्च 2.5 अक्षर का है उच्च, तो ये आपका छोटा वाला न्यायालय है हाई कोर्ट। ठीक है, वहीं पर यदि आपसे लिखता है उच्चतम करके, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बड़ा वाला हो जाएगा। बड़ा वाला बोले तो आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है उच्च बोले तो आपका हाई कोर्ट और उच्चतम बोले तो क्या हो जाएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो याद रखना है बेटा, सुप्रीम कोर्ट के लिए रिटायरमेंट का उम्र पूछेगा तो 65 साल में रिटायरमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, और हाई कोर्ट के जज के बारे में बात करेगा तो क्या हो जाएगा, 62 साल। ठीक है, चलिए लगभग लगभग बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ रहा है और सबने इसका आंसर सही भी लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, भारत में 25 न्यायालय हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो याद रखना है 25। मैंने जब आपको क्लास में पढ़ाया था तो बताया भी था कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं पूछेगा तो याद रखना है 25 हाई कोर्ट हैं। दूसरा, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ भारत में कितने राज्य हैं, 28, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। तो आपके मन में जाहिर सी बात है आ रहा होगा कि सर हमारे राज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जब आप हाई कोर्ट पढ़ाते हो तो 25 से बोलते हो, ऐसा कैसे। तो यहाँ पर दो जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपका जनसंख्या ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में आपका जनसंख्या क्या है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। अब जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट आपका बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, उस हाई कोर्ट का नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या है आपका, इलाहाबाद हाई कोर्ट आपके कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना है जहां पर जनसंख्या ज्यादा रहे, जहां पर ज्यादा जनसंख्या रहे, वहां पर हम इसका क्या खोल सकते हैं, खंडपीठ। जैसे कि एसबीआई का जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में, मुंबई में स्थित है। ठीक है, एसबीआई का मेन ब्रांच है मुंबई में। अब क्या मैं खाता खुलवाने के लिए मुंबई जाऊं क्या, नहीं, मैं तो अभी अभनपुर में रहता हूँ। अब अभनपुर में रहता हूँ तो मुझे कहाँ खुलवाना है खाता, अभनपुर के एसबीआई में। ठीक है, तो वो एसबीआई क्या करता है, अपना जो शाखा स्थापित करके रखा हुआ है, खंडपीठ अलग अलग जगह स्थापित करके रखा हुआ है ताकि लोगों को आसानी हो करके। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर पूछा जाएगा तो। हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर है, आपके इलाहाबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है तो हम यहाँ पर इसका क्या स्थापित कर देते हैं, खंडपीठ। ठीक है, लेकिन वैसे ही आप चले जाओ पूर्वोत्तर राज्यों में। पूर्वोत्तर राज्यों में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि पूर्वोत्तर राज्यों की जनसंख्या क्या है, कम है। अब पूर्वोत्तर राज्यों की जनसंख्या कम है तो वहां पर हम कई सारे अलग अलग राज्यों को मिलाकर, कई सारे अलग अलग राज्यों को मिलाकर क्या बनाएंगे, एक हाई कोर्ट बनाएंगे। तो ध्यान से सुनना, जहां पर जनसंख्या ज्यादा है जैसे कि उत्तर प्रदेश, वहां पर हम एक हाई कोर्ट खोल के उसका खंडपीठ स्थापित कर देंगे। और पूर्वोत्तर राज्य में आप जाओगे जहां पर जनसंख्या आपको कम कम देखने को मिलेगा, तो अलग अलग राज्यों को जहां पर जनसंख्या कम कम है उसके आधार पे आप क्या करते हो, 3-4 राज्यों को मिलाकर क्या बना देते हो, हाई कोर्ट बना देते हो। तीसरा, कई बार ऐसा भी रहता है, ठीक है, कि जैसे कि जस्ट एग्जांपल के तौर पे पश्चिम बंगाल में आपका क्या है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अब कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात करोगे जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है, इसके अंतर्गत किसको रख दिया गया है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश को, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश को रख दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा करते करते जब हम टोटल काउंटिंग करते हैं तो भारत में हमारे पास कितने हाई कोर्ट मिलते हैं, 25।
भले ही 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पर हमारे यहाँ जो संख्या मिलती है हमको वो कितना मिलता है 25। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल सही है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, ये भी कथन सही है। याद रखना है 8 केंद्र शासित प्रदेश में 8 केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, जहां पर खुद का उसका क्या है हाई कोर्ट। ठीक है, बाकी जितने भी आपके कहना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश, वो अलग अलग के हवाले आपका रखा गया है। जैसे कि अंडमान निकोबार को आपके कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन किया गया है। ठीक है, आपके बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपके गोवा को और दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को रखा गया है। आपके पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश में इन तीनों का सामूहिक रूप से क्या है, एक उच्च न्यायालय है। तो इसीलिए भारत में भले ही 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर आपको 25 हाई कोर्ट बस देखने को मिलता है। इसके अलावा दिल्ली का खुद का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं उसको ध्यान से करते जाइएगा, काफी फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में। अगला प्रश्न, ठीक है। अब इतना बताने के बाद तो ये प्रश्न बना लोगे कि भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने बताया है देश में 18 नहीं बल्कि कितने उच्च न्यायालय हैं, 25। दूसरे यदि मैं बात करूं उसमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है, ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको 3 से ज्यादा ऐसे दिखाऊंगा जिसका क्षेत्राधिकार 1 से ज्यादा है। ठीक है, अभी अभी तो मैं खड़े खड़े ही आपको 3 ठो गिनवा दिया। एक कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन खुद कलकत्ता का यानी कि पश्चिम बंगाल का और आपके अंडमान निकोबार का है। बंबई उच्च न्यायालय में जाओगे तो दादर नगर हवेली दमन द्वीप खुद महाराष्ट्र राज्य का और गोवा का है। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपका और कहाँ का शामिल किया गया है जस्ट एग्जांपल के तौर पे, तो अभी हमने देखा कि पंजाब हरियाणा और आपके किसका पंजाब हरियाणा और क्या बोलते हैं आपके चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही यदि आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो 3 से ज्यादा क्षेत्राधिकार आपको देखने को मिलेगा। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र कहने का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का क्या है, हाई कोर्ट है। तो ये भी आपका गलत हो गया। इसके बाद आगे मैं बात करूं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में पद धारित करते हैं अर्थात रिटायरमेंट होते हैं। तो ये आपका सही है। और कौन कौन सा कथन सही है बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है बताइए। क्या 23 है, क्या 21 है, क्या 20 है? कितना है आपके यहाँ, 25। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से 2 में से किसका क्षेत्राधिकार है? चलो बताओ। अंडमान और निकोबार द्वीप उच्च न्यायालयों में 2 से किस एक का क्षेत्राधिकार है? कहने का मतलब, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो ये अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, ये किसके अधीन है, कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय इसके अधीन कौन है आपका, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो खुद पश्चिम बंगाल जो कि कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत है, और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है, सीजी टेट फरवरी 2026 जिसकी क्लासेस अभी चल रही है, अभ्यास बैच यदि अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए दोस्तों। इस अभ्यास बैच के माध्यम से टीचर आपको फ्री में रोज यूट्यूब पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या करवाएगा, प्रैक्टिस करवाएगा। प्रैक्टिस कराने के बाद यदि आप अभ्यास बैच के माध्यम से जुड़ते हैं तो उसमें हर एक टीचर का सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो नोट्स डला हुआ है, ई बुक डला हुआ है, टॉपिक वाइज आपका टेस्ट डला हुआ है जो कि व्यापम के नए पैटर्न पर बनाया गया है। तो बिल्कुल यदि अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए। सी टेट पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस भी चल रही है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सी टेट पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो सीजी टेट, सीजीपीएससी प्रीलिम्स, शिक्षक भर्ती वर्ग 1 2 3, सहायक ग्रेड 3, मंडी उप निरीक्षक, इन सब की क्लासेस भी चल रही है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। ठीक है, चलिए, और बिल्कुल सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आपको हमारे ये चैनल सब्सक्राइब भी करना होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। क्या वो इलाहाबाद है, क्या वो दिल्ली है, क्या वो गुजरात है? तो आंसर क्या होगा, बंबई। ठीक है,
बंबई के अधीन कौन कौन है सर? तो पहला राज्य खुद महाराष्ट्र, दूसरा राज्य आपका गोवा, गोवा के अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दादर नागर हवेली, दादर नगर हवेली, दमन एवं द्वीप। ठीक है, ये है आपका दादर नागर हवेली, दमन एवं द्वीप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में से एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करते हैं, ये बहुत पुराना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला, भारत के एक उच्च न्यायालय के बारे में सही क्या नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में होता है, ये तो सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय को लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, चाहे उच्च न्यायालय हो यानी कि हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सबकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति। हालांकि कोलोजियम से सलाह लिया जाता है, सीजीआई से पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सीजीआई, हाई कोर्ट के मुख्य जज से पूछा जाएगा, तो सबसे पूछा जरूर जाता है सलाह, पर फाइनली आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति ही करता है, ना कि राज्यपाल। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और ए तथा बी दोनों। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताइए, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? चलो जी, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है ए, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है बी। चलिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय के द्वारा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? ठीक है, तो याद रखना है, भारत की समिति निधि यानी कि केंद्रीय संचित निधि, राज्य की समेकित निधि यानी कि राज्य का संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, राज्य का आकस्मिक निधि नहीं, याद रखना है राज्य की समेकित निधि, या इसे ही क्या कहते हैं? संचित निधि। याद रखना है वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से। लेकिन जब पेंशन के बारे में पूछेगा कि हाई कोर्ट के जजों को पेंशन कहाँ से मिलता है, ठीक है, तब याद रखना है भारत की समेकित निधि। समेकित निधि या इसी को हम और क्या कहते हैं? भारत के केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है। दो पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर वेतन और भत्ता कहेगा तो वेतन और भत्ता कहाँ से देते हैं? राज्य की समेकित निधि या राज्य की संचित निधि से। अगर क्या कहेगा? वेतन और भत्ता। दूसरा, यदि आपसे ये कहता है कि पेंशन कहाँ से दिया जाता है, पेंशन कहाँ से दिया जाता है, तो याद रखना है भारत की समेकित निधि या भारत की संचित निधि से। ठीक है, ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना है, पेपर में पूछता है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दिया जाता है? ये आपके सीजीपीएससी प्री 2022 का प्रश्न है, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। क्या रिटायर्ड जजों को भारत की संचित निधि से पेंशन देंगे, राज्य की संचित निधि से देंगे, विभिन्न राज्यों की संचित निधि से देंगे, भारत की आकस्मिक निधि से देंगे? पेंशन पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत की संचित निधि। ठीक है, पेंशन बोल रहा है तो भारत की संचित निधि, या इसी को हम और क्या पढ़ते हैं? केंद्रीय संचित निधि। क्या पढ़ते हैं? केंद्रीय संचित निधि।
अगर वेतन और भत्ता कहेगा तो राज्य की संचित निधि से, लेकिन अगर पेंशन कहेगा तो भारत की संचित निधि या केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? किस राज्य का अपना क्या नहीं है? उच्च न्यायालय। उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सिक्किम इसका खुद का अपना न्यायालय नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था ना, जहाँ की जनसंख्या कम होती है उसको किसी और राज्य के अधीन कर दिया जाता है। इसी बीच हिंदी पेडागोजी का ये ई बुक जो कि आपका लॉन्च किया गया है साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर, यदि जाएंगे तो आपको हिंदी पेडागोजी का ये बुक मिल जाएगा। ठीक है, चाहे सीजीटेट पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, बिल्कुल आप हिंदी पेडागोजी के इस बुक के साथ जुड़ते हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा आने वाले सीजीटेट पेपर 1, पेपर 2 और शिक्षक भर्ती के एग्जाम में। ठीक है, काफी अच्छा कंटेंट बनाया गया है, तो बिल्कुल आप जुड़िए साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन से। और ये ई बुक जो कि काफी अच्छे पैटर्न पे अच्छे डिजाइनिंग तरीके से बनाया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, तो बिल्कुल आप इस ई बुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बस एक ही काम करना होगा, सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? ठीक है, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि काफी पहले पूछे गए थे, तो याद रखना है मेघालय और त्रिपुरा। यहाँ पर आपके मार्च 2013 में क्या किया गया था? हाई कोर्ट का क्या किया गया था? स्थापना। ठीक है, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपके पेपर में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, पर चूंकि काफी सारे क्वेश्चन में कलेक्ट कर रहा था तो ये भी एक प्रश्न मिला, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? बिलासपुर हाई कोर्ट। ठीक है, बिलासपुर हाई कोर्ट जो कि आपके देश का 19वां क्रम का क्या है? हाई कोर्ट, इसका स्थापना पूछेगा। ठीक है, तो याद रखना है 1 नवंबर 2000, जिस दिन आपके राज्य का स्थापना हुआ था उसी दिन आपके यहाँ हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था। 1 नवंबर 2000, बिलासपुर जो कि 19वें नंबर का हाई कोर्ट है। अगला, कौन सा राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? ठीक है, हाँ, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये तो है, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार ये भी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार ये भी है। क्या नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ठीक है, आपका उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, वो क्या है आपका? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो यह अधीन होता है इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के? बिल्कुल नहीं। राज्य के राज्यपाल के? हाँ। वैचारिक शक्तियों के? बिल्कुल नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के? आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट के अधिकारिता के, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 का? ए। अगला, एक उच्च अधिकार प्राप्त उच्च न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जा सकती है। कौन सा रीट? उत्प्रेषण रीट जारी की जा सकती है। एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। एक अधीनस्थ न्यायालय को वह किसी मामले में विशेष से अग्रतर कार्यवाही रोक दे। एक अधिकारी को यह पद विशेष पर बने रहने को अधिकार को बताए। एक पब्लिक अधिकारिता की वह किसी बंधक बनाए गए व्यक्ति को उस न्यायालय में समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करे। ठीक है, याद रखना है उत्प्रेषण बोल रहा है। एक अधीनस्थ न्यायालय की वह पुनरीक्षण के मामले को रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का क्या कर सके? अभिलेख करके उन्हें क्या कर सके? हस्तांतरित कर सके। ठीक है, मैंने बताया था कि हाई कोर्ट में कोई मामला खत्म हो चुका है, उसको जब सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगाता है, हाई कोर्ट में किसी मामले पर ऑलरेडी सुनवाई हो चुका है, उस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? हस्तांतरित कर दे, या फिर उसे ही क्या कहते हैं? उत्प्रेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16। अगला प्रश्न, कौन सा एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? ठीक है, अब देखो, मैंने बताया था कि हम दो प्रकार की रीट पढ़ते हैं न्यायालयों के लिए। कितने प्रकार का रीट पढ़ते हैं? दो प्रकार का रीट पढ़ते हैं। ठीक है, एक है आपका उत्प्रेषण, एक है आपका उत्प्रेषण और एक है आपका क्या? प्रतिषेध। एक है आपका उत्प्रेषण और एक है क्या है आपका? प्रतिषेध। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, उत्प्रेषण यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? लंबित यानी कि लेट हो रहा है, ठीक है? तो लेट हो रहा है, ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यह आदेश देगा कि हाई कोर्ट भैया, तुम्हारे यहां जो मामला चल रहा है उसको बीच में रोक के, लंबित हो रहा है इसी कारण से, बीच में रोक के जब सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगाएगा तो वहां पर जिस रीट का प्रयोग करेगा वो क्या रहेगा? प्रतिषेध। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वक्तव्यों के कथन को पढ़िए। न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। कथन तो सही है। न्यायिक सक्रियता, हाँ, मद व्यवपालिका को अमानतापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की क्या कर रहा है? सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की आपका क्या कर रहा है? सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन-कौन सा रिट आता है? संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। तीनों के तीनों अधिकार आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। उपरोक्त में से सभी अधिकार इसी के अंतर्गत आपके आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो। चलिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। चलिए, जाते-जाते एक बार फिर से आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो कर लीजिए दोस्तों। कारण, साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा हिंदी पेडागॉगी का ये जो बुक बना है शिक्षण शास्त्र का, चाहे सीजीटेट पेपर 1 हो, सीजीटेट पेपर 2 हो, ठीक है? चाहे शिक्षक भर्ती वर्ग 3 हो, वर्ग 2 हो, बिल्कुल आपका ये पेडागॉजी का प्रश्न पूछा जाता है। तो बिल्कुल अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है? कि अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप साध्य पीएससी एकेडमी के अच्छे-अच्छे फ़ायदों के साथ जुड़ पाएँ, ठीक है? थैंक यू।